Hello everyone, welcome to my channel Chemistry by Gupta sir. Today we shall discuss about the topic electron double resonance spectroscopy, that is ELDOR spectroscopy. The electron double resonance spectroscopy is the technique which is used to interpret complicated ESR spectra. ESR or EPR spectra. इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग देखते हैं जब हमें ESR का कोई स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है तो उसमें बहुत सारी जो लाइंस होती हैं, ठीक है ना, तो वो ओवरलैपिंग हो जाती है। तो उन ओवरलैपिंग में जब हमें रिजोल्यूशन क्लियर नहीं मिलता है तो उस स्पेक्ट्रा का मोर हाई रेजोल्यूशन पे चेक करने के लिए हम लोग कौन सी टेक्निक अप्लाई करते हैं? इलेक्ट्रॉन डबल रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। मैं आप इस चीज को लिख भी सकते हैं, द ESR इलेक्ट्रॉन डबल रेजोनेंस ELDOR स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज्ड टू इंटरप्रेट complicated ESR spectra which result from the overlapping lines of several several radicals which participate या present in the sample, ठीक है ना, जो क्या several radical present in the sample and जो हमें स्पेक्ट्रा ऑब्टेन होता है which are too small to resolve in conventional ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कन्वेंशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में आसानी से रिजॉल्व नहीं हो पाते, उन स्पेक्ट्रा के लिए हम लोग क्या करते हैं? ELDOR स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज करते हैं। अब सबसे पहले हम एक बार बेसिक प्रिंसिपल दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी का। तो पहले हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ESR, बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ ESR। क्या बेसिक मूलभूत सिद्धांत क्या है, छोटे छोटे से या एक दो आप लोग पहले भी मेरे मैं अपने ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो पुराना अपना वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं शेयर कर दूंगा, आप उसमें इसका डिटेल चेक कर सकते हैं। मैं अब ब्रीफिंग इसकी थोड़ी सी कर रहा हूं। ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी में जैसे हम जानते हैं कि ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूज्ड for the material having unpaired electron. Materials having unpaired electrons किसके लिए यूज किया जाता है? वो मटेरियल जिनके पास क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है। मटेरियल्स हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, या कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो पैरामैग्नेटिज्म शो करता हो, मॉलिक्यूल्स शुड बी पैरामैग्नेटिक इन नेचर, मॉलिक्यूल्स शुड बी पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो इस तरह के मॉलिक्यूल ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज किए जाते हैं। इसीलिए इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को और क्या बोलते हैं? EPR, इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए भी यूज किया जाता है। अब इसमें बेसिक प्रिंसिपल क्या है? जब कोई मॉलिक्यूल है उसमें आपका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो जैसा कि हम जानते हैं उसकी स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी? हाफ प्लस हाफ, और उसका जो MS मतलब इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मोमेंट है, इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मोमेंट इज डेजिग्नेटेड बाय MS स्मॉल, इट इज ऑल्सो प्लस हाफ।
ये इसकी डीजनरेट स्टेट है जब इस पर कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाया गया है। बी नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। जैसे ही आप यहां पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, बी नॉट नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब आपने अब इस पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया है, उस वक्त ये इसकी डीजनरेट स्टेट क्या होती है, दो तरीके से इंटरेक्ट करती है, एक बार पैरेलल और एक बार एंटी पैरेलल स्टेट में। तो जब पैरेलल स्टेट करती है तो ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, सॉरी ये नीचे माइनस ऊपर प्लस। ये इसके जब मैग्नेटिक आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस पे इंपोज कर दिया, उस वक्त कोई भी, जैसे दो मैग्नेट होती है, एक में तो पैरेलल अलाइन होगी और एक बार एंटी पैरेलल अलाइन होगी, उसमें दो मैग्नेटिक एनर्जी लेवल्स डेवलप हो गए हैं, तो इसमें एनर्जी लेवल सेपरेट हो गया है। तो इसमें अगर हम इसका एनर्जी सेपरेशन निकालें डेल्टा ई, तो ये किसके बराबर, दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस के, ई प्लस हाफ माइनस ई माइनस हाफ। तो ये in the presence of external magnetic field, the magnetic moment of unpaired electron interacts with the field, external magnetic field in either parallel or in anti-parallel। anti-parallel में ये नीचे चल एनर्जी लेवल और ये पैरेलल में, ठीक है ना, दो एनर्जी लेवल में सेपरेट हो गया। और जो ये एनर्जी लेवल्स इसमें क्या हुआ है, जो अब इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये इन दो एनर्जी लेवल्स में क्या करेगा, ये ट्रांजिशन शो करेगा, या तो जब एक्साइट होगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, जब नीचे आएगा तो एनर्जी एमिट करेगा। और बाय एब्जॉर्बिंग कैसे करेगा, जब ये क्या करेगा, माइक्रोवेव रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, तब ये ट्रांजिशंस शो करेगा। मतलब अंडर माइक्रोवेव रीजन में ये हमें ट्रांजिशंस मिलेंगे। और जो एनर्जी होती है, एनर्जी डिफरेंस ये किसके बराबर आता है, म्यू जी, म्यू जी इंटू बी नॉट, ये एनर्जी का डिफरेंस है। वेयर जी इज बोहर मैग्नेटॉन और म्यू इज मैग्नेटिक मोमेंट, ये दोनों कांस्टेंट होते हैं। और बी नॉट क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो हम कह सकते हैं जो स्प्लिटिंग हुई है, स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपका जो स्प्लिटिंग है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये बेसिक प्रिंसिपल था। इसमें जब माइक्रोवेव रेडिएशन इस पे इंपोज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन आपका ट्रांजिशन शो करता है। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इसके बाद, जब ईएसआर में हमें ट्रांजिशंस मिलते हैं तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की, द एग्जिस्टेंस ऑफ रिलैक्सेशन पाथवे। रिलैक्सेशन पाथवे, ये अभी इसके बारे में हम आगे डिस्कस भी करेंगे कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक है रिलैक्सेशन पाथवे। ये रिलैक्सेशन पाथवे क्या होते हैं, ये नॉट ओनली बिटवीन द स्टेट ऑफ अलाउड ट्रांजिशंस, ठीक है ना, बट ऑल्सो बिटवीन द अदर पेयर ऑफ स्टेट्स। अदर रिलैक्सेशन पाथवे मतलब दो तरीके हो गए, एक तो हो गए अलाउड ट्रांजिशंस के दौरान, ड्यूरिंग अलाउड ट्रांजिशंस, एक हो गए हैं अलाउड ट्रांजिशंस में, और दूसरे क्या हो गए अदर रिलैक्सेशन पाथवे जिन्हें बोलते हैं। अदर रिलैक्सेशन पाथवे ये क्या है, ये अदर पेयर ऑफ स्टेट्स के बीच में जब ट्रांजिशंस होते हैं, व्हेन ट्रांजिशंस टेक्स प्लेस बिटवीन अदर पेयर ऑफ स्टेट्स, जो इलेक्ट्रॉन की अदर पेयर ऑफ स्टेट्स हैं उसमें जब ट्रांजिशंस होते हैं तो उन ट्रांजिशंस को हम, या जो वक्त आता है उस दौरान जो रिलैक्सेशन पाथवे कहलाते हैं उन्हें अदर रिलैक्सेशन पाथवे कहते हैं। तो द वर्ड एल्डोर किसके लिए मेन यूज किया जाता है, ठीक है ना, यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग
दीज अदर पेयर ऑफ स्टेट्स, मतलब अदर रिलैक्सेशन पाथवे को डिटेक्ट करने के लिए यूज फॉर डिटेक्टिंग अदर रिलैक्सेशन पाथवे। मेन ये इसका बेसिक कंसेप्ट है, जो फंडामेंटल इसके पीछे छुपा हुआ है, ठीक है ना। तो बाय दिस वी कैन मेजर, हम इसको क्या लिख सकते हैं, बाय दिस वी कैन मेजर द स्पिन सिस्टम, we can measure the spin system whose are restricted or slow as compared to the time scale set for standard EPR experiment। जो रिस्ट्रिक्ट हो गया, स्लो हो गया, वो सब भी हम इसमें क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि जो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी है, एल्डोर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये इट इज यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट द स्पिन स्पिन एक्सचेंज, इट इज यूज्ड टू investigate spin exchange, किसके बीच में, स्पिन जो एक्सचेंज है, बल्कि इसका लिखना चाहिए स्पिन एक्सचेंज इंटरेक्शन बिटवीन किसके बीच में, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स or having unpaired electron between two different molecules having unpaired electron। जिनके पास क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो उनका इन्वेस्टिगेशन हम किसके थ्रू करते हैं, एल्डोर स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू करते हैं। तो आपने इसमें जनरल इसका यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, तो बेसिकली इसको हम लिख सकते हैं इन जनरल एल्डोर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूजफुल फॉर मेजरिंग दीज रिलैक्सेशन टाइम या रिलैक्सेशन पाथवे। इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग दीज रिलैक्सेशन pathway which are too small to be resolved in conventional ESR spectrum, जो conventional ESR spectrum में मेजर करना पॉसिबल नहीं है, बहुत छोटा सा। अब यहाँ पे बार बार सर ये रिलैक्सेशन प्रोसेस या रिलैक्सेशन पाथवे या रिलैक्सेशन टाइम क्या है, तो एक लाइन में हम इसको सीख लेते हैं, रिलैक्सेशन प्रोसेस, फिर उसके बाद हम इसके बेसिक जो वर्किंग है वर्किंग पे चलेंगे। रिलैक्सेशन प्रोसेस, relaxation process is the process in which electron return from the upper energy level to the lower energy level। हम कह सकते हैं in order to maintain population axis difference between the number of species, population density in two spin states, ठीक है ना, मतलब ऊपर से नीचे आता है टू मेंटेन द पॉपुलेशन एक्सेस, कहां पर, जो आपके लोअर एनर्जी स्टेट में कम हो गई है, उस चीज को कब पूरा करने के लिए, तो जो प्रोसेस होता है हम उसको क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन प्रोसेस बोलते हैं। ये दो तरीके के होते हैं रिलैक्सेशन प्रोसेस। एनएमआर में जब पढ़ते हैं तो तीन तरीके, उसमें क्वाड्रोपोल वाला भी आ जाता है। तो यहाँ पे ईएसआर में दो होते हैं, एक होता है स्पिन रिलैक्सेशन, एक होता है स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन। इसको हम बाद में फिर कभी किसी और वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो जो रिलैक्सेशन प्रोसेस है, ठीक है ना। अब इसके बाद जो बेसिक इसका प्रिंसिपल हुआ कि भाई क्या आपका एल्डोर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हो रहा है, किस तरीके से है, इसकी बेसिक डेफिनेशन और आप जरा देख लीजिए। इसका बेसिक प्रिंसिपल है एल्डोर इज एन एक्रोनिम, संक्षिप्त रूप में, छोटे रूप में, फॉर दैट branch of double electron spin resonance in which two microwave frequencies, frequencies within one resonator are participated, मतलब इसमें दो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी यूज करी जाती है, ये
बेसिक डिफरेंस है ESR और एल्डोर में। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, 2 माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी का यूज कर रहे हैं। कैसे करते हैं, तो इसमें जो एक माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी उसको बोलते हैं पंप माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी। दूसरी क्या होती है, दूसरी होती है ऑब्जर्वर, दूसरी होती है ऑब्जर्व माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्व माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी, और ये होगी पंप माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी। दोनों में फर्क क्या है, ऑब्जर्व माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी और पंप माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी। देखिए जी, पंप माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी क्या है, पंप माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी जो माइक्रोवेव सोर्स है या फ्रीक्वेंसी है वो आपका क्या है, इसको पंप माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी, और कुछ बुक्स में सोर्स भी लिखा होगा, ऑब्जर्व माइक्रोवेव सोर्स, ठीक है जी। तो पंप माइक्रोवेव जो सोर्स है इट इरेडिएट, ये क्या होता है, इरेडिएट अ पोर्शन ऑफ द ESR स्पेक्ट्रम, irradiates a portion of जो हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसका एक पोर्शन को इरेडिएट करता है, ठीक है ना। अब जो जिस पे आपने डाला और उससे उस पे इंपैक्ट आया, ठीक है ना, तो दिस इरेडिएशन, ठीक है ना, क्या इफेक्ट पैदा करता है बचे हुए पोर्शन पे, मतलब अनदर पोर्शन इस स्पेक्ट्रम पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, उसको कौन मॉनिटर करता है, ऑब्जर्व माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी उसमें का उसमें रोल होता है। मतलब दिस इफेक्ट, जो इफेक्ट है, द इफेक्ट ऑफ दिस इरेडिएशन, ठीक है ना, इरेडिएशन, इसका क्या इफेक्ट ऑन अनदर पोर्शन ऑफ स्पेक्ट्रम इज मॉनिटर्ड बाय ऑब्जर्व माइक्रोवेव। में लिख देता हूं, द इफेक्ट ऑफ इरेडिएशन किस पर, ऑन अनदर पोर्शन ऑफ जो आपका माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम मिला है, ठीक है ना, ऑफ स्पेक्ट्रम इज मॉनिटर्ड बाय ऑब्जर्व माइक्रोवेव सोर्स। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इससे जो इफेक्ट पैदा होता है, मतलब इफेक्ट कैसे पैदा हुआ, तो द इफेक्ट derive from a transfer of saturation between spin, जो यहां पे स्पिन के जो स्पिन स्टेट में जो परिवर्तन हुआ उससे जो सैचुरेशन ट्रांसफर हुआ, ठीक है ना, जो सिग्नल इंटेंसिटी को पंप से कहां पर, जो आपका नॉन इरेडिएटेड पोर्शन था वहां पर जो स्पिन ट्रांसफर होता है, ठीक है ना, वो आपका जो ऑब्जर्वेशन वही एल्डोर इफेक्ट कहलाता है। जो चेंज आया है, जिसमें चेंज आया है स्पिन्स में, वो आपका एल्डोर इफेक्ट कहलाता है। इसी को हम एल्डोर इफेक्ट कहते हैं। तो एल्डोर इफेक्ट हम बेसिक उसमें क्या है, मैं एक लाइन में डिफाइन करता हूं, द इफेक्ट डिराइव्स फ्रॉम अ ट्रांसफर ऑफ सैचुरेशन बिटवीन स्पिन्स दैट कंट्रीब्यूट टू द सिग्नल इंटेंसिटी at the pumped spectral fragment and the spin at the observed spectra। तो ये आपका क्या कहलाता है, this effect is called एल्डोर इफेक्ट। अब हम इसके बाद आगे चलते हैं। तो इस अच्छा एल्डोर इफेक्ट को मेजर कैसे करते हैं, एल्डोर इफेक्ट इज मेजर्ड by एल्डोर रिडक्शन फैक्टर। ये है एल्डोर रिडक्शन फैक्टर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई R या डेजिग्नेटेड बाई R, और R बराबर क्या है, सिग्नल विद पंप ऑफ, जब सिग्नल विद पंप ऑफ, पंप फ्रीक्वेंसी जब ऑफ, माइनस सिग्नल विद पंप ऑन, डिवाइडेड बाई सिग्नल विद पंप ऑफ। ये इसका बेसिक फार्मूला है, इसको आप लर्न कर लीजिएगा। इसके बाद आपका क्या है, जो एल्डोर स्पेक्ट्रा है वो रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है ना। कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, बैठ जाता हूं, थक गया। The Eldor spectra were recorded with the magnetic field and the observing frequency
held constant while the pumping frequency was varied। मतलब आपका इसमें क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड है ऑब्जर्विंग फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट होती है। मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड था और ऑब्जर्विंग फ्रीक्वेंसी, ये दोनों क्या होते हैं भाई, ये दोनों कांस्टेंट होते हैं। और जो पंप फ्रीक्वेंसी है, पंपिंग फ्रीक्वेंसी, ये क्या होती है, वेरिएबल होती है। इसको वेरिएबल, इसको वेरिएशन देते हैं। तो अब हम इफेक्ट चेक करते हैं, जो पंप फ्रीक्वेंसी या पंपिंग फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, ये क्या होती है, वेरिएबल। इसी के वेरिएशन से हम क्या चेक करते हैं, कितना उसमें वेरिएशन आ रहा है, तो उसका रेजोल्यूशन बढ़ता चला जाता है, ठीक है ना। तो बाय द हेल्प ऑफ दिस वी कैन डिस्क्राइब द ईपीआर स्पेक्ट्रा इन डिटेल, ठीक है ना, विच आर टू स्मॉल टू बी रिजॉल्व इन कन्वेंशनल ईपीआर स्पेक्ट्रम। एंड बाय दिस वी कैन ऑल्सो डिटरमाइन इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस। हम यहाँ पे मैं एक चीज और नोट करके दे रहा हूं, इससे हम इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस भी डिटरमाइन कर सकते हैं। This is all about Eldor spectroscopy and thank you.